ये सिस्टम को बिगाड़ने का अगर कोई जिम्मेदार आदमी हिंदुस्तान में है तो नंबर 1 मोदी है, नंबर 2 आरएसएस है, नंबर 3 अमित शाह है। कि मोदी ने अपनी नालायकी छिपाने के लिए अपने से ज़्यादा नालायक अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह को चुना हुआ। ये सारे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं जो आज के समय में सत्ता पे बैठे हुए हैं। आपको बड़ा अजीब लगता होगा अमित शाह बाहर क्यों नहीं जाता। अमित शाह बाहर जाएगा उसकी पोल मोदी से ज़्यादा खुल जाएगी, क्योंकि वो जो है धमका के गुंडे को अगर आप कहीं भेज दोगे तो गुंडा किसी कॉन्फ्रेंस में क्या करेगा। तो लव जिहाद, थूक जिहाद, नौकरी जिहाद ये इसलिए भराया जाता है ताकि अब बाकी समानता के शब्द का कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा पहले दिन से बोलते हैं कि सरकार चोरों की है, और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, सब लोग कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई है, सारे चोर हैं। आरएसएस चोर है, मोदी चोर है, जो नृपेंद्र मिश्रा है वो चोर है। तो ये सारे चोरों को चोर कहने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कि क्या कोई संस्था देश के कानून से ऊपर है जो अपने कागज ना दिखाए, कागज ना बताए, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना बताए? अदा के साथ आ और लात खा के जा, उसे बोलते हैं अदालत। स्थिति इससे ज़्यादा बदतर है। स्थिति हिंदुस्तान में इतनी भयंकर हो गई है कि क्लाइंट वकील से ये नहीं पूछता कि आपको कानून आता है, वो पूछता है आप जज साहब को जानते हैं। कोई मान के तैयार नहीं है कि हम भ्रष्ट हैं, कोई ये मान के तैयार नहीं है हमारी संस्था में पूरी तरह से दीमक लग चुका है, ये सड़ गल गई है, इसमें पैचेज लगाने की ज़रूरत है। हर आदमी को हर चीज़ पता है, लोग दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोई आदमी आपसे निगाह मिलाता है ना, तभी पता चल जाएगा इसकी निगाह में मेरे लिए इज्जत है, इसकी निगाह में मेरे लिए तिरस्कार है, इसकी निगाह में मेरे लिए वितृष्णा है, इसकी निगाह में मेरे लिए नफरत है। मोदी जी ने इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर रखा है तो जनता से नहीं मिलेंगे, जनता के सामने आएंगे ही नहीं। आएंगे तो पता चल जाएगा, जनता तो तुरंत बोल देगी। कानून अब है कि बस कानून जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डंडा जो है वो मोदी जी के हाथ में, वो औरों पे चलाते हैं। आयुष मलिक का वो मोहम्मद अली बन गया। वो कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म को किया है, लेकिन सब प्रशासन से लेके हर आदमी कह रहा है कि इसका ब्रेन वॉश हो गया है। कानून तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो आर्टिकल 19 है, वो आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। सड़क पर चलना कानूनी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, लेकिन वोट देना आपका कानूनी अधिकार है ये नहीं पता। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी बात हो सकती है। आपका जिंदा रहना जो है वो सरकार की मर्जी पे है, पानी पीना आपका अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उस पे सबसे ज़्यादा जो लोगों को भरोसा है वो अदालतों पर है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से अदालतें फ़ैसला दे रही हैं तो एक आम आदमी को ये एक डर, एक खौफ हो गया है कि वो न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचेगा, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं। कुछ लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि न्याय अब देखकर होने लगा है कि कौन अपराधी है और किसने उस पर मुकदमा डाला है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ही हुआ है। अभी हाल ही का मामला टेलीग्राम का है कि उसको 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले बैन कर दिया गया। इस पे चर्चा हो रही है। इसके साथ एक और देश में चर्चा हुई है, वो कर्नाटक से आवाज़ उठी है, जिसमें वहाँ के होम मिनिस्टर ने कहा है कि आरएसएस जिसके 100 साल 2025 में सब लोगों ने मनाए थे वो अपने कागज़ दिखाए। ऐसे में कानून क्या कहता है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ हाईकोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं कि कानून यहाँ पर क्या कहता है और भी जो देश के मसले हैं उन पे इनकी राय लेते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। सबसे पहले सब लोग देश के जानने वाले हैं कि क्या कोई संस्था देश के कानून से ऊपर है जो अपने कागज़ ना दिखाए, कागज़ ना बताए, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना बताए? देखिए, एनिमल फॉर्म एक प्रसिद्ध नावल है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि ऑल आर इक्वल्स बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। हिंदुस्तान उसी तरह का एक देश है। इस देश में हम जो कानून में पढ़ते हैं और जो अमली जामा उसको पहनाते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब मैं छोटा था तो बचपन में मैं व्यंग बड़े पढ़ता था, तो एक व्यंग जो मुझे हमेशा पसंद रहा, जिसकी वजह से मैं वकालत में आया, वो मेरे आप कह सकते हैं दिमाग में खुदा हुआ है। वो ये था कि अदा के साथ आ और लात खा के जा, उसे बोलते हैं अदालत। और अपने इतने साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ स्थिति इससे ज़्यादा बदतर है। लोग कहने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो कहेंगे तो अदालत की अवमानना हो जाएगी। स्थिति हिंदुस्तान में इतनी भयंकर हो गई है कि क्लाइंट वकील से ये नहीं पूछता कि आपको कानून आता है, वो पूछता है आप जज साहब को जानते हैं।
आप एसएचओ को जानते हैं, आप रजिस्ट्रार को जानते हैं। यानी आपकी जान पहचान, लाइजनिंग की जो आपकी ताकत है वो आपको सफल या असफल वकील बनाती है। आपका ज्ञान, आपकी तर्क चातुर्य, उसकी कोई अहमियत आज के समय नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो कॉलेजियम का सिस्टम है वो पिक एंड चूज़, वो ये है कि जिसको चुनना है उसको पता है कि मैं लॉ करने जा रहा हूँ तो मैं देश का सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बन के रिटायर होऊंगा, और वो नहीं होऊंगा तो मैं जो है कम से कम हाई कोर्ट में जज जरूर बनूंगा। अगर वो भी नहीं बना तो कम से कम मैं सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल जरूर बनूंगा। तो ये जो हमारे यहाँ डिस्पैरिटी है वो अदालत के पूरे ढांचे पर एक बड़ा सवाल करती है, और उससे लोगों को साफ पता चल जाता है घुसते ही। आप अदालत में लिटिगेंट बन के जाएंगे तो आपको अलग रूप मिलेगा, आप पत्रकार बन के जाएंगे अलग रूप बनेगा, ग्राहक बन के जाएंगे या गवाह बन के जाएंगे तो अलग रूप बनेगा। तो सच्चाई को जितनी जल्दी आप मान लें, अगर बीमार आदमी ये ना माने बीमार हूँ तो आप उसका इलाज क्या करेंगे? कोई मान के तैयार नहीं है कि हम भ्रष्ट हैं, कोई ये मान के तैयार नहीं है हमारी संस्था में पूरी तरह से दीमक लग चुका है, ये सड़ गल गई है, इसमें पैचेज लगाने की ज़रूरत है। कोई मानता ही नहीं, सब मानते हैं कि हम दूध के तुले हैं। तो ऐसी हालत में लोग जो है, जो हिंदुस्तान की आवाम है, 145 करोड़ लोगों में दो तरह के लोग हैं जिनको मार्क्स ने कहा था हैव एंड हैव नॉट्स। तो जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी सिस्टम में देने के लिए कुछ नहीं है। उसको दो ही चीज़ें हमारी सरकारों ने पिछले 12 सालों में दी है कि मंदिर में जाके घंटा बजाओ, बाहर जाके वहाँ पर भंडारा खाओ, और उसके बाद घर जाके सो जाओ कि भली करेंगे राम। तो भली करेंगे राम वाली हालत ये कि राम खुद बेचारा जो है आज के समय में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको ही न्याय नहीं मिल रहा। आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुकदमा शुरू हुआ था तो उसमें भगवान राम विराजमान, वो खुद पक्षकार थे। यानी हमने भगवान राम को नहीं माना मूर्ति है, हमने माना वो साक्षात एक व्यक्ति है। हम देवता कोई मानते हैं, डेटी इज़ ए पर्सन, डेटी इज़ नॉट ए स्टोन क्राफ्टेड सम फिगर। तो डेटी इन पर्सन वाज ए पार्टी। अब मानते हैं भगवान जिंदा है, भगवान सोता है, बैठता है, मुझे भोग लगाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, शयन कराते हैं, तो हम उसे मानते हैं जिंदा है। और वो इतना बेबस है कि उसके यहाँ लूट हो रही है पहले दिन से, हर ईंट के साथ अयोध्या में भ्रष्टाचार है ना। तो ऐसी हालत में आप ये सोचो कि गरीब का जो एक बाद में लगता था, उसको एक मन में इच्छा थी कि निर्बल के बलराम, कि निर्बल का बल क्या है? भगवान है, वो भी छीन लिया। अब निर्बल को ही मान लेना चाहिए भाई तुम्हारा कोई मानने वाला नहीं है, तुम कीड़े मकोड़े हो। और हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा तुम बेरोजगार हो तो तुम कॉकरोच हो, तुम पैरासाइट हो। उनकी ज़बान पे शब्द चढ़े रहते हैं। कल भी उन्होंने कहा पैरासाइट हो, तो इसका मतलब जो ऊंची मीनारों पे बैठे लोग हैं वो लोगों को समझते हैं कीड़े मकोड़े हैं, इनका जीवन में जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट पहले ड्रेस और एड्रेस से प्रभावित होती थी, अब वो भी नहीं होती। वो सीधा कहती है कि तुम हमारे पास आने की ज़रूरत करने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई। एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि कैट जो होती है, बिल्ली, वो भी राजा को घूर सकती है। यानी जिसके अंदर ताकत नहीं है वो भी घूर सकता है, सवाल उठा सकता है। हमारे सिस्टम कहता है कि कैट हैज़ नो एंटिटी, हमें आप कोई घूर ही नहीं सकता। हम जो कर रहे हैं उससे आंख मूंद लो, हमें विशेषाधिकार प्राप्त है, हम जो करेंगे हम राजा हैं, और बाकी जनता प्रजा भी नहीं है। प्रजा से नीचे वो जो है, मैं कहता हूँ पैरासाइट्स हैं। और ऐसे शब्द जब हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जज बोलता है तो आप एक बात मान लीजिए, ये अचानक नहीं बोला गया, ये उनकी मानसिकता में घिरा हुआ है, बैठा हुआ है, और वो वास्तव में लोगों को यही सोचते हैं। सर, आपका इतना लंबा अनुभव है तो हमारे दर्शक ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि अदालतें क्या पहले से ही इस तरह की हैं कि पिछले 14 या 11 साल से ये दिखने लगा है, अंदर से इसी तरह से काम होता था? देखिए, गिरावट एक दिन में नहीं होती। जज के पास भी कॉन्शियस होती है, जज भी कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है लोग देखेंगे। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत को नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कल भी उन्होंने अदालत में कहा कि लोग हमारे पीछे बैकबाइट करते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं। हर आदमी को हर चीज़ पता है, लोग दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोई आदमी आपसे निगाह मिलाता है ना, तभी पता चल जाएगा इसकी निगाह में मेरे लिए इज्जत है, इसकी निगाह में मेरे लिए तिरस्कार है, इसकी निगाह में मेरे लिए वितृष्णा है, इसकी निगाह में मेरे लिए नफरत है। तो ये नहीं समझिए कि वो नहीं जानते, लेकिन वो उनके सामने नहीं आते।
मोदी जी ने इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर रखा है, तो जनता से नहीं मिलेंगे, जनता के सामने आएंगे ही नहीं। आएंगे तो पता चल जाएगा, जनता तो तुरंत बोल देगी। जैसे आपने देखा होगा बिहार में गए थे तो वहाँ लोगों ने कहा भाई मेरे घर गैस नहीं आ रही, अभी भी लोगों ने कहा गैस नहीं आ रही। तो लोग अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए तैयार रहते हैं। और भारत के संविधान में एक बड़ी अजीब बात है जो इन किसी को नहीं पता, कि उसमें आपको व्यथा प्रकट करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है, और उस सेक्शन को, उस अनुच्छेद को कोई नहीं जानता। तो पता ही नहीं किसी को, क्योंकि संविधान वो पढ़ते ही नहीं। सर ये भी लोग बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने तो एक मजबूत सरकार चुनी थी, 56 इंच के चीनी को चुना था, अभी राम के चंदा के चोरी का नाम आ रहा है, तो ऐसे में अदालत और प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा? अरे इसकी कर सकते हैं, करा ही उन्होंने। ये सिस्टम को बिगाड़ने का अगर कोई जिम्मेदार आदमी हिंदुस्तान में है तो नंबर 1 मोदी है, नंबर 2 आरएसएस है, नंबर 3 अमित शाह है, नंबर 4 ये सारे आईएएस ऑफिसर हैं, नंबर 5 पूरी जुडिशरी है, नंबर 6 हिंदुस्तान का मीडिया है। सर अभी एसआईआर में पता चला इतने वोट काट दिए गए, फिर अदालत आपकी कह रही कोई नहीं भाई अगले साल दे देना, अगली बार दे देना। तो अब फिर हम देख रहे हैं एक तो पहले वोट चोरी होते हैं, फिर जो अगर वोट चोरी के बाद भी अपोजिशन का कोई नेता जीत जाता है तो वो फिर दूसरी पार्टी पे चला जाता है। ऐसे में कानून क्या कहता है? कानून अब है कि बस कानून जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुलसीदास ने कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई, जिसके हाथ में डंडा है वो ही अपना डंडा चलाएगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डंडा ट्रम्प के हाथ में है, वो पूरी दुनिया पे चलाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डंडा जो है वो मोदी जी के हाथ में, वो औरों पे चलाते हैं। हिंदुस्तान में जो इस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के एसएचओ के हाथ में सबसे बड़ा डंडा है, वो आपके ऊपर चलाता है। तो जिसको जहाँ मौका मिलता है वो दूसरे को दबाता है, कुचलता है। और कानून वो समझता है कि हम जो है वो क्राइम विद इम्प्यूनिटी, एक शब्द आता है कि जब आदमी क्राइम करने को अपना विशेषाधिकार समझता है, तो मोदी जी समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो मैं बड़ा हाल कर रहा हूँ। उन्होंने एक किताब पढ़ी हुई है, उस किताब में पढ़ा है, 2 लोगों को याद रखते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत किसने की और इस चीज़ को ख़त्म किसने किया। अब शुरुआत तो नेहरू ने की, गांधी ने की देश की, तो ख़त्म किसने किया? मोदी ने किया। तो लोग ये कहेंगे कि मोदी ने देश को ख़त्म किया, तो मेरा नाम हिस्ट्री में आ गया। बीच के जो लोग हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनका नाम याद नहीं रखेंगे। पर नेहरू जी ने तो कुछ सर किया ही नहीं, मोदी जी तो बहुत आगे निकल गए, कुछ बनाया ही नहीं, कुछ किया। अगर कुछ कर देते तो आज देश के ये हालत नहीं होते, यही बताया जा रहा है सर। और ये इसीलिए आपका देखो इसमें नेहरू जी की गलती और मोदी जी की गलती नहीं है। आप एक रिक्शे वाले को हवाई जहाज दे दो, वो उस हवाई जहाज के साथ क्या करेगा? वो क्या कर सकता है बेचारा? उसे 3 चीज़ें पता है, एक ब्रेक होता है, एक पेंडल होता है, और एक सी बाल बोटी होती है। जब वो ख़राब हो जाए तो वो ठीक है, और अगर इसके टायर में पंचर हो गया तो उसका पंचर लगवा लो। अब आपने एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग जो डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, जिसके इतने ऑर्गन हैं, जुडिशरी है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्रेस है, जिसमें फाइनेंसिस है, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन उसको दे दी। अब वो बेचारा जानता ही नहीं, तो वो क्या करता है कि वो चलाने का नाटक तो करता है, वो दिखाते कि एवरीथिंग इज़ अंडर माई कंट्रोल, लेकिन जानता कुछ नहीं है। खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी एक बार, उससे पूछा गया भाई हिंदुस्तान में ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? तो खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आर्टिकल छपा था, वो मैंने पढ़ा था। तो उसने कहा था कि ब्रेन ड्रेन इसलिए होता है कि हर जगह नालायक लोग जो है HOD है। हरगोविंद खुराना जो कि एक टेक्नीशियन थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब नौकरी करने गए तो उनको नौकरी नहीं मिली, तो वो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें जो है भौतिकी का जो वो मिला नोबेल अवार्ड, और जब नोबेल अवार्ड मिला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा हमारा स्टूडेंट है, एलुमनी है, और उन्होंने बड़ा फ़ख्र भी हासिल किया। तब उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था कि ब्रेन ड्रेन क्यों होता है। ब्रेन ड्रेन इसलिए होता है कि नालायक बैठा है, उसे पता है समझदार आ गया तो सबको बदल जाएगा मैं नालायक हूँ, तो अपनी नालायकी छिपाने के लिए वो अपने से ज़्यादा नालायक आदमी को चुनता है। इसलिए मोदी ने अपनी नालायकी छिपाने के लिए अपने से ज़्यादा नालायक अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह को चुना हुआ। ये सारे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं जो आज के समय में सत्ता पे बैठे हुए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का बुरा हाल है, इसीलिए लोग विदेश नहीं जाते। आपको बड़ा अजीब लगता होगा अमित शाह बाहर क्यों नहीं जाता? अमित शाह बाहर जाएगा उसकी पोल मोदी से ज़्यादा खुल जाएगी, क्योंकि वो जो है धमका के गुंडे को अगर आप कहीं भेज दोगे तो गुंडा किसी कॉन्फ्रेंस में क्या करेगा? मान लीजिए दाऊद इब्राहिम किसी कॉन्फ्रेंस में चला जाए, वो तो बंदूक लेके जाएगा, ओए कौन मरेगा, मैं गोली मार दूंगा। तो अमित शाह इससे ज़्यादा करके क्या वहाँ लोग उसको कोर्ट पीट के बाहर कर देंगे, जेल में चला जाएगा। तो ये किसी काबिल नहीं है। हमारी राष्ट्रपति भी इसलिए नहीं जाती। आपने सुना है कभी किसी राष्ट्रपति किसी कहेंगे? और अभी आपने देखा AI की कॉन्फ्रेंस हुई तो जो एंथ्रोपिक्स का जो मालिक है वो बता रहा है कि इतनी अव्यवस्था थी, किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक हाथ खड़े कर लो, हमने हाथ खड़े कर लिए।
तो उसने क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये देश जो जाहिलों का है या बंदर राज कर रहे हैं, और अगर ह्यूमन थ्योरी के हम बंदरों से पैदा हुए हैं, वो हिंदुस्तान प्रूव करता है। सर आप कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, पूरे देश को पता है कि लव जिहाद चल रहा है, प्रॉपर्टी जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है, सारे जिहाद चल रहे हैं। तो सर कानून की किताब में ये सब जिहाद लिखे हुए हैं, इसकी सज़ाएं लिखी हुई हैं सर? ऐसा है, ये जो इमेजिनरी चीज़ है, एक आदमी था, वो रेल में जा रहा था, तो रेल में दूसरे ने पूछा, भाई ये तुमने जो एक पिंजरा पकड़ा है इसमें बड़े छेद थे, तो उसने पूछा इसमें क्या है? उसने कहा इसके अंदर एक जानवर है, उसका नाम है हो लू लू लू। तो उसने कहा हो लू लू, ये क्या जानवर होता है? उसने वैसे ही पूछा, भाई ये खाता क्या है? उसने कहा जी ये सांप खाता है। तो दूसरे ने पूछा, भाई कितने सांप खा जाता है? उसने कहा जी खा जाता है दिन में 10,000, 5,000, 15,000, जितने दे दो इसको। तो उसने कहा फिर इतने सांप आप लाते कहाँ से हो? कहता है मैं कल्पना करता रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं, मैं ले लेके खिलाता रहता हूँ इसे। तो उसने कहा ये तो काल्पनिक होते हैं। बोला काल्पनिक होते हैं, तो ये भी तो काल्पनिक है। उसने कहा ये जानवर जो है ये भी तो काल्पनिक है, तो वो कल्पना में आए, कल्पना में खिला दिए, काम खत्म। तो इस देश को होलू लुलू बनाया जा रहा है और हम उसको बन रहे हैं, और हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें हमारी ज़बान के शब्द छीन लिए गए हैं। एक आदमी जो पढ़ा लिखा होता है उसकी एक ही परिभाषा होती है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको 1,000 शब्द आते हैं, जो महान जीनियस होगा उसको 1,00,000 शब्द आते हैं। यही तो आपकी है, हमारी भाषा को, हमारे शब्दों को सीमित किया जा रहा है। कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ लो, कहेंगे जी रामचरितमानस पढ़ लो, तो कुछ शब्द हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, बाकी नए शब्द हम जानते ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स का हो तो आदमी सोचेगा ये कौन सी बात कर रहा है। एआई के जितने शब्द हैं कोई नहीं जानता, हम जानते से नहीं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें सिखाया नहीं, हम उस रास्ते पे नहीं चले। तो जिस शहर में आप गए नहीं, उस शहर का आप बखान क्या करोगे? अगर आप कश्मीर नहीं गए तो कश्मीर के बारे में नहीं बता सकते, पेरिस नहीं गए तो पेरिस के बारे में नहीं बता सकते। तो हमें जो पढ़ाया जाता है हमारे दिमाग को सीमित कर दिया है, संकुचित कर दिया है। और आईआईटी हैदराबाद ने एक रिसर्च की है, उससे कहा है हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग पिछले 15 साल में 10% छोटा हो गया है। छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि छोटा रहेगा तो कम जाएगा, उसमें कम जाएगा तो कम सोचेगा। तो लव जिहाद, थूक जिहाद, नौकरी जिहाद, ये इसलिए भरा जाता है ताकि अब बाकी समानता के शब्द का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता लोग जानते ही नहीं, अधिकार कोई जानता ही नहीं। भाई ये राजा हैं, हम प्रजा हैं, ये आपको सिखाया जा रहा है और उसी सांचे में आपको ढाला जा रहा है। सर ऐसे में एक शामली का केस आता है आयुष मलिक का, वो मोहम्मद अली बन गया। वो कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म को किया है, लेकिन सब प्रशासन से लेके हर आदमी कह रहा है कि इसका ब्रेन वॉश हो गया है। इसमें से कानून के उसके परिवार के बीवी को बंद भी कर दिया गया है, इस पर कोई बोल भी नहीं रहा है। ये क्या चीज़ है कन्वर्जन लॉ, क्या अपनी मर्जी से कर सकता है कि नहीं कर सकता? कि देखिए कानून तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो आर्टिकल 19 है, वो आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। धर्म की स्वतंत्रता देता है, आपको संस्था बनाने की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, सारी उसमें नोटिफाइड है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है लाइफ एंड लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 है, वो बताते हैं उसमें क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने कल फैसला पढ़ा होगा कि सड़क पर चलना आपका कानूनी अधिकार है। सड़क पर चलना कानूनी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, लेकिन वोट देना आपका कानूनी अधिकार है, ये नहीं पता। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी बात हो सकती है। यानी कि आपका जिंदा रहना जो है वो सरकार की मर्जी पे है, पानी पीना आपका अधिकार है। तो आप समझिए चीज़ों को गलत तरीके से आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और लोग उसका विरोध नहीं करते क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं डरते उनसे सरकार डरती है। हम हमेशा पहले दिन से बोलते हैं कि सरकार चोरों की है। मैं हमेशा बोलता हूँ, 2014 से नहीं, 12 से, उससे पहले मैंने हर प्रधानमंत्री के खिलाफ केस किया, हर राष्ट्रपति के खिलाफ केस किया। तो मेरे से लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ हैं, हम कहते नहीं, जो सरकार गलत करती है हम उसके खिलाफ हैं। तो खिलाफ में खड़ा होना अपनी ताकत होती है। हाँ, आपको इतना साफ होना चाहिए कि आपको वो गलत जगह ना पकड़ सकें, तो वो करते हैं, हम अपनी जीत उस मामले में हासिल करते हैं। सर अभी कुछ वक्त पहले मैंने पढ़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अधिकारियों को कहा है, और एक बड़ा फटकार सी लगाई है कि भाई हम लोग जो कहते हैं वो तुम मानते नहीं हो, अपनी ही चलती रहती है। तो क्या ये हकीकत हो गई? इसीलिए अदालत से पहले बिल्डोज़र एक्शन हो जाता है, अदालत पहुंचने से पहले एनकाउंटर हो जाता है। तो अदालतों का सम्मान बचा है अधिकारियों की नज़र में? या सर आपने अगर पुलिस एक्ट पढ़ा हो, अधिकारी पुलिस एक्ट को मानेगा या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मानेगा? मान लीजिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा तो मेरे को 20 साल लगेंगे, वकील साहब मेरी चमड़ी छीन लेंगे, 20 साल बाद हो सकता है मुझे न्याय मिले ना मिले। लेकिन अगर मैं एसएचओ हूँ और मैं अपने एसपी की बात नहीं मानता या सीएम की बात नहीं मानता, वो तो तुरंत मुझे बर्खास्त कर देगा। तो आप इस उम्मीद में कि वो
दिल्ली में बड़े साहब बैठे हैं, वो मुझे न्याय देंगे, उसकी लिए आप शेर का सामना, तो शेर जिसके सामने वो उसको देखेगा। तो आप जब तक एक पुलिस वाले को पूरी आधिकारिक रूप से सुरक्षा नहीं देते, तब तक आपको ये सवाल करने का हक नहीं है। ये जरूर है कि जज साहब ने बात कही तो उन्होंने पोल खोल दी कि वास्तव में कानून के रखवालों की हालत जो है गुलामों से बदतर है, पुलिस वालों की हालत गुलाम मजदूरों से ज़्यादा खराब है। तो सर क्या अब हम कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मान रहे हैं कि पूरा बदल चुका है, हिंदू राष्ट्र इसी तरह का सपना है, कल्पना है कि जो शुरू हो चुका? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिलाओ मत। ठीक। किसी आदमी के पास AK-47 है, वो उसको चला सकता है, AK-47 में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे AK-47 को आप रखरखाव नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे तो डंडे का काम करेगी। हम संविधान को बिगाड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, उसकी भावना को समझने में नहीं रहते, और वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमें लगता है कि संविधान से जितनी दूर रहा जाए, जैसे सूरज होता है ना, बहुत सारे कीटाणु होते हैं सूरज में मर जाते हैं, तो जो वैसे कीटाणु हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसी जगह चलो जो छायादार है, नमीदार है, गुफा में घुस जाओ। तो हमारे देश के लोग गुफा में घुसे हुए हैं, बाहर जो है पूरी दुनिया में जगमगाहट है, दुनिया बढ़ रही है, और जो भी आदमी हिंदुस्तान से बाहर जाता है उसे पता है सच और झूठ क्या है। हिंदुस्तान में जो रहेगा, जो आदमी मान लो अपने गांव से नहीं गया बाहर, कस्बे से बाहर नहीं गया, उसके लिए कुएं के मेंढक की दुनिया है, और कुएं के मेंढक को समुद्र क्या मेंढक क्या कर रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो आप समझिए सारे कुएं बना रखे हैं सबने, एक सुप्रीम कोर्ट कुआं है, एक भारत सरकार कुआं है, एक हमारी संसद कुआं है, एक हमारी जो और दूसरी संस्थाएं वो कुएं हैं। ये कुएं के मेंढक जो है कुएं में ही रहेंगे, कुएं में ही मर जाएंगे, और इनकी हिम्मत नहीं होती। अब जैसे एक बार बार जिक्र आता है कि वो जो हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कहाँ हैं, लोग कहते हैं वो तो मर गए या विदेश भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं जनता के सामने आएगा। तो मेरे जैसा आदमी कहेगा अरे तू चोर आदमी, तू चोर है। तो जो चोर कहने की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, सब लोग कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई है, सारे चोर हैं, RSS चोर है, मोदी चोर है, जो नृपेंद्र मिश्रा है वो चोर है। तो ये सारे चोरों को चोर कहने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सर पर चलते चलते आप कह रहे हैं कि आपने सभी प्रधानमंत्रियों पे केस किया, तो मोदी जी पर भी आपने? मोदी जी के खिलाफ मैंने कर रखा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मुझे पता है अदालतें जो है पूरी दंडवत हैं, लेकिन मेरे केस तैयार है। जब भी थोड़ा मौका हम देखते हैं, गरम नरम मौका, तो हम डाल देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। कुछ हमारे साथ दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? आपको बहुत सुनते हैं। मैंने एक शब्द दिया आपको, चोर कहना। जो सामने लगे कहूँ तू चोर है, और चोर नहीं कह सकते तो उसके सामने उंगली उठा दो, उससे समझ आ जाएगा थोड़े दिन बाद कि ये उंगली उठा रहा है तो मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। सारी संस्थाओं पर उंगली उठाना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जी। और गलत को गलत कहिए, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो आप भी गलत के साथ ही माने जाएंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।